Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 21 of the chapter Hydrocarbons. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को और मैंने आपको बताया था कि एल्कीन्स चार तरीके से एल्कीन्स की प्रिपरेशन के चार मेथड्स हैं। उनमें से एक एडिशन रिएक्शन है और जो बाकी तीन हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। पिछली वीडियो में हमने एडिशन रिएक्शन से एल्कीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताया था। उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास एल्काइन था और एल्काइन से हमें एल्कीन को प्रिपेयर करना था। तो ये दो कार्बन हैं और इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ। अगर हमें इसे एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड है, दोनों कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एक बॉन्ड होता क्या है? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अब वो शेयर नहीं कर रहे, तो दोनों कार्बन्स को जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन से एक एक हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है, मतलब बॉन्ड बना लेता है और आपको एल्कीन मिल जाती है। तो ये था कि किस तरह से हम एडिशन रिएक्शन से एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम एल्कीन को एलिमिनेशन रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर हमें एटम्स, बिल्कुल इसका उल्टा करना है कि हमें एटम्स हटाने हैं। अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन चाहिए तो इसका मतलब हमें सैचुरेटेड कार्बन्स के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा कि दो कार्बन के बीच में सिंगल 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है एलिमिनेशन के साथ, इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम हटाते हुए, तो बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया था कि दोनों कार्बन्स को अपना अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए था और उस अलग हो गया और उन्होंने दो बॉन्ड्स बनाए, वैसे ही दोनों कार्बन्स को एक एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा किसी एटम के साथ। तो मान लो कि इस हाइड्रोजन के साथ उन्होंने एक एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये हाइड्रोजन भी हट गया, ये हाइड्रोजन भी हट गया, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया और इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन चला गया। अब दोनों कार्बन ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है इसे आपस में शेयर कर लिया और डबल बॉन्ड बन गया और एल्कीन बन गई। तो इसमें क्या हुआ कि एलिमिनेशन जो है वो दोनों कार्बन्स को एक एक एटम लूज करना पड़ता है और जब दोनों कार्बन्स एक एक एटम लूज करते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और उसको हम एलिमिनेशन से अनसैचुरेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस मेथड में जो सेकेंड मेथड है जहां पे हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, इसमें बिल्कुल यही होता है कि दो एटम्स रिमूव किए जाते हैं दो कार्बन्स के बीच में, इसलिए उसे एक एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम इसे पढ़ते हैं कि इसमें करते क्या है। एल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटैश। अल्कोहलिक पोटैश क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, ये है कैटलिस्ट। इसके साथ हीट अगर आप एल्काइल हैलाइड्स को करते हो तो उसमें एलिमिनेशन होती है। और एलिमिनेशन कैसी होती है? एल्काइल हैलाइड मतलब एल्केन जिसमें एक हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड है से हमें एल्कीन बनाना है। एल्कीन मतलब इसमें हैलोजन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि एक हैलोजन जो भी है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। सो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो हैलोजन निकलेगा। और ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी था कि अगर एक एटम यहां से निकल रहा था तो उसके साथ वाले कार्बन से भी एक एटम निकला, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया और उन्होंने बॉन्ड बनाया। इसका मतलब अगर हैलोजन इससे निकल गया, उसके साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप निकल जाना चाहिए ताकि फिर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन सके। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड। तो अगर इस एटम से हैलोजन निकला, इस एटम से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, इस कार्बन से हैलोजन निकला और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए H, मान लो ये Cl होता तो HCl निकल गया, Br होता तो HBr निकल गया, मतलब हैलोजन एसिड जो है वो निकल गया और फिर आपको एल्कीन मिल गई। तो ये प्रोसेस है और इसके किसकी प्रेजेंस में होता है? अल्कोहलिक पोटैश के, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल में डिसॉल्व कर दो और उसको हीट करो इस मिक्सचर को, तो आपको एल्कीन मिलेगा। तो ये एक एलिमिनेशन मतलब निकल जाना, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू गिव एल्कीन्स, क्योंकि इस
मॉलिक्यूल में से एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन निकला, इसलिए इसको डीहाइड्रो हैलोजनेशन भी बोलते हैं। डी मतलब निकल जाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन तो आपको पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें से मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन निकल गया, तो इसलिए इट्स अ डीहाइड्रो हैलोजनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये बीटा क्या है? आपको याद है कि हमने अल्फा कार्बन बीटा कार्बन बताया था आपको। अल्फा कार्बन वो होता है जिसपे कोई वो कार्बन एटम चेन में एक हाइड्रोकार्बन के जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, इसका मतलब ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ वाले जो कार्बन होते हैं उसके इस कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो इस कार्बन के साथ जो अटैच्ड है, इस केस में यहाँ पे एक बीटा कार्बन है, अगर ये हाइड्रोजन ना होके कार्बन होता तो ये भी बीटा कार्बन होता। देखो, एक डबल बॉन्ड बनने के लिए, एक बॉन्ड दो आसपास के कार्बन में बनने के लिए अगर एक एटम इस कार्बन से निकला तो दूसरा एटम साथ के कार्बन से निकलना जरूरी है, तभी तो वो आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए बीटा कार्बन से एक एटम निकलता है, एक एटम जो है हैलोजन तो निकलता ही निकलता है, और बीटा कार्बन से भी एक हाइड्रोजन या जो भी एटम या ग्रुप निकलेगा, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब निकल जाना, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब यहां तो हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया जो जिसमें ये इथेन था। इथेन में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्कोहलिक पोटास के प्रेजेंस में ये इसको हमने हीट किया तो ये हैलोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया और दोनों कार्बन्स ने एक डबल बॉन्ड बना दिया। तो अब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया था। मान लो हम एग्जाम्पल ऐसा लेते जहां पर एक बीटा कार्बन ना हो के एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो, तो ऐसे केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक अगर ये बीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लूज करे, या अगर ये कार्बन होता तो ये वाला बीटा कार्बन। कौन सी साइड के बीटा कार्बन ने लूज किया है एक एटम को, जिसके कारण मल्टीपल बॉन्डिंग हुई। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आती है तो वो सेट सेफ रूल फॉलो करता है, ऐसे ही रैंडमली नहीं हो जाती एलिमिनेशन। एक रूल देखा गया है कि फॉलो होता है, और वो रूल क्या है? रूल भी क्या है? एक तरह की प्रेफरेंस है। तो वो रूल कहता क्या है? कहता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस, जब एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, द मोर एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड फॉर्म्स द मेजर प्रोडक्ट। वो डबल बॉन्ड जहां भी बनेगा वो वाला ज्यादा बनने के चांसेस हैं, उस साइड पे डबल बॉन्ड बनने के ज्यादा चांसेस हैं जो साइड ज्यादा एल्काइलेटेड होगी। वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, दोनों कार्बन, एक डबल बॉन्ड में दो कार्बन एटम है, अगर इन दो कार्बन एटम्स पे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही वो फेवर्ड, उतना ही वो अच्छा होगा। इसको एक्सप्लेन मैं पहले इस एग्जांपल के साथ करती हूँ। ये है ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। ये तो हुआ अल्फा कार्बन, क्योंकि ब्रोमीन एटम इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, तो ये इसमें बीटा कार्बन कौन से हुए? या तो ये वाला या ये वाला। उस कार्बन अल्फा कार्बन के साथ जो भी अटैच्ड है वो बीटा कार्बन है। तो ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये दो बीटा कार्बन है। तो आपको दो अल्कोहलिक पोटास के साथ अगर इसे हीट करेंगे तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो क्या होगा, इसमें CH3, मान लो कि ये कार्बन ने हाइड्रोजन लूज किया, तो इस कार्बन के साथ इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इसने ब्रोमीन लूज किया, इसने हाइड्रोजन लूज किया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब CH3CH Br हट गया, CH3। मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा कि अब आप देखो कि ये दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन किसके साथ अटैच्ड है? इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है? एक तो ये कार्बन, वो तो पता ही है, एक हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो ये तो आपको मिला जब बीटा कार्बन ये वाला था। अगर इस बीटा कार्बन ने हाइड्रोजन लूज किया होता तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो ये CH2 हो गया, इस वाले के साथ जो है ब्रोमीन निकल गया तो ये CH ही रहा, CH, और CH3 CH2 इसके साथ अटैच्ड है। अब अगर हम देखें
तो इस कार्बन के साथ तो एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और इसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, ठीक है, सारे हाइड्रोजन से। इस पे देखो ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। किस में ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है? इस वाले में ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, है ना। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, बाकी तो सारे हाइड्रोजन हैं। तो कौन सा एल्कीन ज्यादा एल्काइलेटेड है? ये वाला एल्कीन ज्यादा एल्काइलेटेड है। सो सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये ज्यादा बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये कम बनेगा। जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बैलेंस्ड मॉलिक्यूल बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ऐसे लॉपसाइडेड होगा वो नेचुरली उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे हम क्या समझते हैं कि अगर हम हैलोजन एटम की नेचर को देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आयोडीन होती, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन, अगर तीनों हैलोजन्स इसी एल्केन को लो जिसमें अलग अलग हैलोजन्स हो, एक बार आयोडीन हो, एक बार ब्रोमीन हो, एक बार क्लोरीन हो, तो कौन सा फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा? आयोडीन जो होती है वो फास्टेस्ट उसकी एलिमिनेशन सबसे पहले होती है, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है क्लोरीन। फर्क क्या है तीनों में? आयोडीन साइज में सबसे बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्लोरीन जो है साइज में भी छोटा है, और क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के मुकाबले में उसका साइज जो है, आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल अलग सा बॉल, जैसे सारे छोटे 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 बॉल्स हैं और ये एक अलग सा बड़ा सा बॉल है, तो डिस्प्रपोर्शनेट है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्लोरीन खुद उससे छोटा है काफी आयोडीन से, और वो उन बाकी के बॉल्स जो हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉल्स के साथ थोड़ा सा कार्बन के साथ ज्यादा मैच करता है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्गर होगी। जब एटम बहुत बड़ा है तो वो दूर है अपने आप ही, क्योंकि उसका साइज ही बड़ा है, और क्लोरीन छोटा है तो वो नजदीक है उस, और ऊपर से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वो उसके बॉन्डिंग में थोड़ी सी पोलैरिटी भी क्रिएट हो जाएगी और इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो इसलिए क्लोरीन का एलिमिनेशन थोड़ा मुश्किल होगा। आयोडीन खुद इतना बड़ा, ऊपर से उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर से इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, तो सबसे पहले आयोडीन जाएगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें हैलोजन के हिसाब से, आयोडीन जो होता है वो सबसे जल्दी बीटा एलिमिनेशन दिखाता है, फिर ब्रोमीन और आखिर में क्लोरीन। और अगर हम इन एल्काइल ग्रुप्स को देखें, देखो ये वाला जो था ये कार्बन, देखो एल्काइल ग्रुप्स इसके साथ जो अटैच्ड है, ये कार्बन जो बीटा कार्बन था इसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड है और सिर्फ एक ही कार्बन अटैच था। इस कार्बन के साथ देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन था। अगर ओरिजिनल कंपाउंड को देखो, ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, 2 कार्बन अटैच्ड हैं, और ये भी प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन वो होता है जिसके साथ या तो एक कार्बन अटैच हो या सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड हो, और सेकेंडरी कौन होता है? जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और अगर टर्शरी, अगर मान लो कि इसमें ब्रांच भी होती है कि एक और कार्बन होता, तो वो टर्शरी कार्बन होता। तो हम क्या देखते हैं कि अगर प्राइमरी कार्बन है, इस केस में आपने देखा कि ये वाला जो प्रोडक्ट था ये ज्यादा फेवर नहीं हुआ। ज्यादा कौन जल्दी किसने रिएक्शन शो किया? ये वाला, क्योंकि इसने बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाया। जो सेकेंडरी कार्बन है उसमें रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि वो ज्यादा एल्काइलेटेड वो बना रहा है। ये एक्चुअली रिलेटेड है ये बातें, ये एक स्टेटमेंट ऐसे बना दिया गया, एक्चुअली इट इज द सेम थिंग। उसको बस उसका रीजन आप अलग अलग सोच रहे हो कि क्यों ये वाला प्रोडक्ट फेवर्ड होगा। क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बन था, उसके एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे, वो ज्यादा बैलेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए वो फेवर्ड होगा। अगर टर्शरी होता तो फिर वो वाला तो डेफिनेटली उस वाले को लेते, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा एल्काइलेटेड होता है ना। अगर टर्शरी होता, मान लो कि ये कार्बन जो है इस यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप होता, तो फिर ये वाला कार्बन ही यूज होता, ये वाला होता ही नहीं, क्योंकि इस पे 3 एल्काइल ग्रुप्स मिल जाते हैं इस प्रोडक्ट में, तो ये ज्यादा एल्काइलेटेड होता, या ये ज्यादा स्ट्रक्चर जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा होता, इसमें ये मास जो है एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना अगर टर्शरी कार्बन होगा तो या टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेंगे, वो वाला कार्बन फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। सेकेंडरी होगा तो वो उससे स्लो, और प्राइमरी तो सबसे स्लो। ये तो देखा आपने कि इतना स्लो था कि ये इसने माइनर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ये था
एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, एंड कैसे हम एल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर के और वीडियोस देखने हैं तो फिर आप इस लिंक को ऊपर क्लिक कीजिए, और हम अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।